अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट हम आज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर 41 डिस्कस करेंगे, जो कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री है। और इसका जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसमें 1 to 20 रूल हमने डिस्कस कर लिए थे, और आज हम रूल 21 टू अप टू रूल 37 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स के पास अगर तो मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो मेरे नोट्स ओपन कर लें। ये मैंने बेयर एक्ट से ही मजीद प्योरीफाई करके सिंपल इंग्लिश में आपके लिए लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट ओपन कर लें। तो हम पॉइंट वाइज आज सारे पॉइंट इस रूल के इस ऑर्डर के डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 21 से। रूल नंबर 21 के तहत अगर जो है रिस्पोंडेंट है वो अदालत में पेश नहीं होता और उसके खिलाफ अदालत एक्स पार्टी डिक्री कर देती है, तो इस सूरत में वो दोबारा अदालत में पेश होकर री हियरिंग की रिक्वेस्ट अदालत को कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको अदालत को अपनी गैर हाजिरी की ठोस वजूहात जो है वो बयान करनी पड़ती हैं। अगर अदालत जो वो बता रहा है अपने रीज़न जिसकी वजह से वो पहले नहीं पेश हो सकता, फिक्स डेट पे नहीं हो सका, तो अदालत उससे सेटिस्फाई है तो वो उसकी हेयरिंग की एप्लीकेशन जो है वो एडमिट कर लेती है। और इस सूरत में अदालत जो वो उस मुकदमे का जितने भी हराजात हैं वो उस रिस्पोंडेंट को डाल सकती है, या जैसे भी अदालत ज़रूरी समझे। तो अब हम रूल नंबर 22 के सब रूल नंबर 1 पे आते हैं। तो इसके तहत अगर कोई रिस्पोंडेंट है जिसने लोअर कोर्ट से 5 रेमेडीज मांगी थी, लेकिन लोअर कोर्ट ने उसको सिर्फ 3 रेमेडीज अलाउ की हैं और 2 रेमेडीज उसको अलाउ नहीं की, इसके बावजूद वो जो अपलेंट है उसने वो लोअर कोर्ट की उस डिक्री को जो है वो अपील में ले आया अपलेंट कोर्ट में। तो उसमें रिस्पोंडेंट अपीयर होके बिफोर अपलेंट कोर्ट अपनी क्रॉस ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि ऑलरेडी लोअर कोर्ट ने जो भी इसकी रिक्वायर्ड रेमेडीज थी वो टोटल फुलफिल नहीं की, तो इसके लिए पहले उसकी ऑब्जेक्शन जो है उसको सुना जाए। लेकिन इस सूरत में आपको मैं एक चीज़ वादा कर दूं कि अगर जो भी रिस्पोंडेंट है उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन है अपील के ऊपर, तो उसको जब से वो अपील सेट हुई है उस डेट से 1 मंथ के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्शन रेज करनी होती है। अगर वो 1 मंथ का पीरियड उसका बाढ़ हो जाता है या उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो फिर वो ऑब्जेक्शन अपनी रेज नहीं कर सकता। कि वो ऐसा नहीं है कि वो अपील के किसी भी पीरियड या किसी भी टाइम पे वो जाके अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर ले। रिस्पोंडेंट ने अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है अपील के हवाले से, तो शुरू के 1 मंथ के अंदर अंदर उसने अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करनी होती हैं। रूल नंबर 22 के सब रूल 2 की बात करें, और उसके हवाले से अगर जो उसने रिस्पोंडेंट ने क्रॉस ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किए हैं और अदालत उससे सेटिस्फाई है, वो समझती है कि इसके साथ इंसाफ नहीं किया गया लोअर कोर्ट में, तो वो रिस्पोंडेंट को कह सकती है कि जो भी ऑब्जेक्शन है वो मेमोरेंडम की शक्ल में और पॉइंट वाइज बना के अदालत में जमा करवाए। तो रूल नंबर 22 के सब रूल 3 के तहत ऑब्जेक्शन मंजूर होने पे अदालत उसकी जो भी उसने ऑब्जेक्शन ली हैं वो उससे सेटिस्फाई है, तो उस सूरत में अदालत जो एपेलेंट है और जो उसका वकील है उसको नोटिस भिजवाएगी, और इस नोटिस सर्व करने में जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो रिस्पोंडेंट जो है वो बेयर करेगा। अब रूल नंबर 22 का सब रूल 4 की बात करें, तो इसके तहत रिस्पोंडेंट ने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन जो अदालत में जमा करवा दी हैं, लेकिन किसी भी वजह से वो जो ओरिजिनल अपील जो है एपेलेंट की वो खारिज हो जाती है या वो एपेलेंट उसको विड्रॉ कर लेता है, तो उस सूरत में ये जो भी इसने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन जो रेज किए हैं वो जो है वो डिसमिस नहीं होंगे। अदालत के इदारे इख्तियार में है कि जो भी उसने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं वो उसको सुन सकती है। आगे रूल नंबर 23 की बात करें, तो रूल नंबर 23 के मुताबिक जो अपलेंट कोर्ट होती है वो उसको अगर वो समात के दौरान ये समझती है कि मातहत अदालत ने जिसके हुक्म के खिलाफ वो अपलेंट कोर्ट में अपील फाइल की हुई है अपलेंट ने, उसने कानूनी तकादे जो हैं वो पूरे नहीं किए और जो भी एविडेंस जो है वो लोअर कोर्ट में दी गई थी उसने उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस सूरत में भी अपलेंट कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो जो केस है वो रिमांड कर सकती है, और वो वही केस उसी लोअर कोर्ट को जिसने उसका पहले फैसला सुनाया उसको वापस रिवर्ट कर सकती है, भिजवा सकती है, और उसको ये डायरेक्शन दे सकती है कि जो भी जो पहला केस जो लोअर कोर्ट ने जिसमें अपने जो सिविल कोर्ट के रजिस्टर में जो उसकी एंट्री की हुई है उसी नंबर को लगा के इसी केस को दोबारा इसकी पैरवी करे और उसको दोबारा सुने। तो अब हम रूल नंबर 24 पे आते हैं। रूल नंबर 24 के तहत अपील में अगर शहादतें मुकम्मल हैं और दुरुस्त हैं
और अपीलेंट कोर्ट ये समझती है कि इसके साथ दरीना इंसाफ नहीं किया गया, तो उस सूरत में जो है अदालत उन्हीं शवाहिद की बना पर अपना फैसला जो है वो सुना सकती है। अब हम नेक्स्ट जो रूल 25 पे आएंगे, जो है अपीलेंट कोर्ट में फ्रेम इशू एंड रेफर फॉर ट्रायल। तो इसके मुताबिक रूल नंबर 25 के तहत अगर अपीलेंट कोर्ट के पास अपील आती है और उसको ये हकायक वादे हो जाते हैं कि मातहत अदालत ने जो फैसला उसने किया, जिसके फैसले के खिलाफ अपील की गई है, उसने ट्रायल के दौरान जो है वो सही इशू जो है इशू प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को सही डिटरमिन नहीं किया, तो इस सूरत वो या फिर उसने जो भी लोअर कोर्ट है उसने मेरिट की बेस पे अपना फैसला नहीं दिया, तो अपीलेंट कोर्ट जो है वो दोबारा ना इशू फ्रेम करने के लिए केस वापस मातहत अदालत को भेज सकती है कि वो दोबारा केस का ट्रायल करे और इसमें दोबारा शहादतें जो हैं वो इकट्ठी करे और उनको रिकॉर्ड करे, और मातहत अदालत को एक टाइम देगी कि उस टाइम के अंदर अंदर उसने ये सारी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके और ये अपनी जो भी उसकी फाइंडिंग है वो अपीलेंट कोर्ट को सबमिट करवाए। स्टूडेंट, अब हम रूल 26 डिस्कस करेंगे। तो रूल 26 के सब रूल 1 के तहत मातहत अदालत जो है वो दोबारा शहादतें रिकॉर्ड करेगी और मुकर्रर तारीख के अंदर अंदर वापस अपीलेंट कोर्ट को भिजवाएगी। इसके रूल 26 के सब रूल 2 के तहत जो मेमोरेंडम को पेश करने के लिए मुकर्रर मुद्दत के ख़त्म होने के बाद अपीलेंट कोर्ट जो है वो अपील का फैसला करेगी। तो इसको मैं अगर आपके लिए मज़ीद सिंप्लीफाई करूं कि अगर अपीलेंट कोर्ट ने ट्रायल के लिए केस जो है वो रिमांड किया हुआ लोअर कोर्ट को, तो जब तक लोअर कोर्ट को जो उसने पीरियड दिया, जिस पीरियड के अंदर लोअर कोर्ट ने अपना रिप्लाई सबमिट करना है, वो अपीलेंट कोर्ट उस पीरियड का वेट करेगी। वो अपना फैसला तब तक नहीं सुनाएगी जब तक कि वो लोअर कोर्ट अपना जो भी रिप्लाई है वो अपीलेंट कोर्ट को सबमिट नहीं करवा देती। रूल नंबर 27 जो है, जो कि है प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस के हवाले से, तो इसके सब रूल 1 के तहत फ्रीकैन जो है वो अपीलेंट कोर्ट को इजाफी सबूत जो है वो तहरीरी या ज़बानी तौर पे जमा करवा सकते हैं, लेकिन ये इसके जो ग्राउंड हैं जिन रीज़न में वो सबमिट करवाएंगे, उसमें रीज़न 1 ये कि अगर मातहत अदालत है उसने जिसके फैसले के खिलाफ अपील की गई हो उसने उन सबूतों को लेने से इनकार कर दिया हो, या अपीलेंट कोर्ट ज़रूरी समझे तो केस के हवाले से दस्तावेजात ले सकती है मजीद, या मजीद गवाहों को तलब कर सकती है जो अदालती फैसले में मावन साबित हों। तो रूल 27 के सब रूल 2 की बात करें तो इसके तहत अगर अपीलेंट कोर्ट कोई इजाफी शर्तें रिकॉर्ड करती है तो उसे उसकी वजह भी बयान करनी होगी कि वो ये जो एडिशनल एविडेंस ले रही है वो क्यों रिकॉर्ड कर रही है। रूल नंबर 28 की बात करें तो इसके तहत इजाफी सबूत रिकॉर्ड करने के हवाले से अगर अपीलेंट कोर्ट चाहे तो वो खुद भी इजाफी शहादतें रिकॉर्ड कर सकती है, या मातहत अदालत जिसके हुक्म के खिलाफ अपील की गई हो उसे भी इजाफी शहादतें रिकॉर्ड करने का हुक्म दे सकती है, और वो मातहत अदालत को ये भी हुक्म दे सकती है कि वो शहादतें रिकॉर्ड करके केस वापस अपीलेंट कोर्ट को भिजवाए। रूल नंबर 29 है पॉइंट टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड। तो रूल 29 के तहत जब इजाफी सबूतों की हदायत की गई है अपीलेंट कोर्ट की तरफ से, तो उसे उनकी नकात की वजाहत करनी होगी कि वो क्यों हदायत जारी कर रही है एडिशनल एविडेंस के रिकॉर्ड के लिए। रूल 30 की बात करें तो इसके तहत अपीलेंट कोर्ट जो है वो दोनों फरीकों को सुनने के बाद उसी तारीख पे अपने केस का फैसला सुनाएगी, यहाँ भी जो भी मुकर्रर तारीख जो कि अपीलेंट कोर्ट सेट करेगी उस डेट को ओपन कोर्ट में अपना फैसला सुनाएगी। रूल नंबर 31 की बात करें तो इसके तहत अपीलेंट कोर्ट जो है वो अपने फैसले के बुनियादी निकात जो हैं उसकी वजूहात और मुकम्मल फैसला तहरीर करेगी, और अगर अपील जो है वो अपीलेंट कोर्ट खारिज करती है तो खारिज करने की सूरत में भी वो अपने फैसले में उसकी सारी रीज़न बयान करेगी कि किन वजूहात की बना पे अपील खारिज की गई है। रूल नंबर 32 व्हाट जजमेंट में डायरेक्ट। तो इस रूल नंबर 32 के हवाले से जो अपीलेंट कोर्ट है वो मातहत अदालत के फैसले को बरकरार रख सकती है कि जिस भी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई हो, अपीलेंट कोर्ट की जो सेक्शन है कि वो उसके लोअर कोर्ट का जो भी फैसला है उसको बरकरार रखे। रूल 33 के तहत अपीलेंट कोर्ट जो है वो मातहत अदालत के फैसले को तब्दील भी कर सकती है जिसके फैसले के खिलाफ अपील की गई हो।
अगर एपेलेंट कोर्ट ये समझती है कि लोअर कोर्ट ने जो मेरिट पे फैसला नहीं किया, या उसने एविडेंस जो है प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया, या इशू प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया अपने ट्रायल में, तो वो एपेलेंट कोर्ट उसके फैसले को तब्दील भी कर सकती है। रूल 34 की बात करें तो इसके तहत जो भी है, अगर अपील में एक से ज़्यादा जज साहिबान हो, न सुनी हो वो अपील, तो वो मुश्तरका फैसला सुनाएंगे। और अगर कोई जज जो है वो फैसले से इख्तलाफ करता है, तो वो उसमें अपना तहरीरी जो नोट है वो भी बयान करेगा। स्टूडेंट, जो रूल नंबर 35 है ऑर्डर 41 का, डेट एंड कंटेंट ऑफ डिक्री, तो रूल नंबर 35 के सब रूल 1 के तहत जो भी अदालती फैसला है, उसमें फैसले के दिन की तारीख का भी इंदराज किया जाएगा। रूल 35 के सब रूल 2 के तहत अदालती फैसले में फ्री कैन की जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो भी दर्ज की जाएंगी, और जो भी उस अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया है उसको भी वाज़ेह तौर पे बयान किया जाएगा। रूल 35 के सब रूल 3 के तहत अदालती फैसले में सूट ऑफ कॉस्ट ऑफ सूट जो है उसको भी वाज़ेह तहरीर किया जाएगा। अगर रूल 35 के सब रूल 4 के तहत अदालती फैसले में जज साहिबान के जो दस्तखत हैं वो भी ज़रूरी करने होंगे। जो भी जिस भी जज ने वो फैसला सुनाया है, वो अपने जो भी दस्तखत हैं वो उस अपनी जजमेंट में ज़रूर करेगा। रूल 36 की बात करें तो इसके तहत अपीलेंट कोर्ट के फैसले की कापियां जो है वो फ्री कैन को दी जाएंगी, और इनकी कॉपियों पे जितना भी अखराजात आएंगे वो जो भी फ्री वसूल कर रहा है अदालती फैसला वो अदा करेगा। और रूल नंबर 37 के तहत अपीलेंट कोर्ट के फैसले की जो मुसद्दका कापियां हैं वो भी उस मातहत अदालत को अरसाल की जाएंगी कि जिसके फैसले के खिलाफ अपील की गई हो। तो स्टूडेंट, ये आज हमने अपना कंप्लीट ऑर्डर 41 भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने रूल 21 तो अप टू रूल 37 डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट, मैं ख्याल करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।